आज आप लोगों के लिए एस्टेट का जो 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं जो 9 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको प्रैक्टिस लगाते हैं और अपनी तैयारी को आते हैं कि कितना हमारे इसमें स्कोर आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। किससे है संबंध? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये मस्तिष्क से संबंधित है। अगर हम संज्ञान की बात करें तो संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना या समझना। एक ऐसी क्रिया या बौद्धिक प्रक्रिया जिसके द्वारा विचारों को ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसी को संज्ञान कहा जाता है। और संज्ञानात्मक शब्द का सबसे पहले जो व्याख्या किया था, इसका सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री है। शिक्षण अधिगम सामग्री किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है, यह जो है शिक्षण अधिगम सामग्री। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे 3 नंबर में। 3 नंबर कह रहा है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। कथन है, एक कथन किसने बोला था? तो ये बोला था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है। स्वामी विवेकानंद की जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1863 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का जन्म जो है 6 साल बाद, इनके जन्म के 6 साल बाद, मतलब 1869 1869 ईस्वी में। इसको 63 में हुआ था इनका जन्म 12 जनवरी को, और इनका जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो यह कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। युवा अवस्था में गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए और उनकी ओर वह झुकाव हो गया, सनातन धर्म की ओर बढ़ने लगे। और सन 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिए गए वहाँ पर, और बहुत ही लाजवाब तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपना प्रवचन दिया, भाषण दिया, जिसके माध्यम से रातों रात वहाँ है जो फेमस हो गए अमेरिका में। और उसने भारतीय संस्कृति को पहली बार दुनिया के सामने गाथा गाए। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 39 वर्ष की अवस्था में 1902 ईस्वी में हो गई। इसीलिए हर साल 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के मृत्यु के उपरांत, जन्म के उपरांत, माफ़ कीजिएगा, जन्म के उपरांत जो है 12 जनवरी को इनका जन्म जो हुआ था, उसी के उपरांत में स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपरांत में ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। शिक्षक हमेशा यह चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहता है कि कौन सी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट में क्या सिखाएं, कौन सी प्रक्रिया से सिखाएं, ताकि बच्चे आनंदमय तरीके से आनंद होकर ज्ञान की प्राप्ति करें। तो यह चुनौती रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी, मानव व्यवहार का। कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक की वह शाखा है जिसके उद्देश्य शिक्षण की प्रतिभाशाली तकनीकों को विकसित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली तकनीक का विकसित करना। इसमें शिक्षा की समस्याओं का विवेचना भी होता है, विश्लेषण भी होता है, समाधान भी होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है। 6 नंबर में कह रहे हैं बच्चों को सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ पर खेलने और गाने की आज़ादी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे को देखिए सीखने के लिए और वातावरण वही अनुकूल माना जाता है जहाँ पर उसको गाना गाने देने के लिए अच्छा व्यवस्था हो, खेलने के लिए अच्छा व्यवस्था हो, ये सब भी के लिए फ्रीडम रहे, आज़ादी मिले, तो वह सीखने के लिए अनुकूल होता है। 7 नंबर में चलते हैं, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो इसको अनुकूलन कहलाता है। 7 का, जैसे आप जानते हैं, पढ़ते आए हैं कि मेढक के क्या है, उभयचर प्राणी है। वह अपने आप जिस वातावरण में जाता है उस वातावरण में अनुकूलन हो जाता है, यानी उस स्थिति में ढल जाता है। बरसात है तो बरसात के मौसम में ढल जाता है, ठंड का मौसम आता है ठंड के मौसम में ढल जाता है, गर्मी का मौसम गर्मी मौसम में ढल जाता है, यानी स्थल जल पर अपना अनुकूलन बनाए रखता है। तो उसे कहा जाता है अनुकूलन, जो स्वयं को वातावरण में ढाल लेता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में चलते हैं, सीखना के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। तो देखिए, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, यह गलत नहीं है, सत्य नहीं है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन और अभ्यास और अनुभूति होती है। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में चेंजिंग आता है,
परिवर्तन आता है, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। सीखने के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सही है आपका। तो ये तीनों स्टेटमेंट दिया है आपका सही है, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। RMSA है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया गया है, तो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उसी को कहा जाता है, हिंदी में और इंग्लिश एक ही है। राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा अभियान जो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, यह माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाती है और इसकी गुणवत्ता में सुधार करती है। यह योजना जो है लाया गया था 2009 ईस्वी में, इसको याद रखेंगे आप लोग, 2009 में लाया गया था यह योजना, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, 10 नंबर की बात करेंगे हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। देखिए CCE का तात्पर्य है, फुल फॉर्म पूछ दिया हुआ है इसका, तो इसका होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन। देखिए कहाँ पर है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यह एक अनिवार्य मूल्यांकन की प्रक्रिया है। CCE क्या है, एक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को समुचित विकास और निरंतर और नियमित रूप से आकलन करता है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं को विभिन्न विधियों द्वारा या उपकरणों के द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में चलते हैं हम। 11 नंबर में कहा जा रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य को चुनना है, ध्यान से पढ़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था, ये गलत दिया हुआ है। इसका 66 में नहीं हुआ था, ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रकाशन हुआ था 1956 में हुआ था, 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन दे दिया है क्या 1966, जो गलत दिया है, और यही असत्य है, असत्य ढूंढने के लिए बोला है, बाकी सब सत्य है उसमें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर में कह रहा है, देखिए इसमें और एक पूछा जाता है ब्लूम वर्गीकरण से संबंधित। तो वर्गीकरण से संबंधित अगर शीर्ष हम नंबर पर देखें तो शीर्ष नंबर पर मूल्यांकन आता है, और मूल्यांकन के बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका संश्लेषण, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर विश्लेषण होता है, फिर उसके बाद अनुप्रयोग होता है, उसके बाद फिर सूझबूझ का ज्ञान होता है, और लास्ट में ज्ञान होता है। तो निम्न अगर कहा जाए, मूल्यांकन जो है सबसे उच्च प्रवृत्ति होता है और ज्ञान सबसे निम्न, तो इसको याद रखने हैं, ब्लूम के द्वारा वर्गीकरण किया गया था। तो पूछ देगा किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया था, तो ब्लूम एक मनोवैज्ञानिक था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्न में से शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें है जो भूजल संसाधन इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी जो है आपका वित्तीय संसाधन, सामग्री संसाधन, मानव संसाधन, ये सभी आपका है जो सत्य है। तो हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो में थोड़ा सा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा बने रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। सत्य के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य हो जाएगा। विद्यालय में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर में चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे 1888 ईस्वी में 11 नवंबर को, और इसी के याद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मक्का सऊदी अरब में हुआ इनकी जन्म की बात करें तो इनकी जो है मक्का सऊदी अरब में जो पड़ता है वहीं पर हुआ था 1888 ईस्वी में इनका जन्म। वे एक पत्रकार भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनीतिक भी थे और शिक्षाविद भी थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगर हम वर्ष 2008 की बात करें तो 2008 से प्रति वर्ष जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद की जयंती वो राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में मनाते आ रहे हैं। कब से? 2008 से हम मनाते आ रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के विभाजन में कट्टर विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत दो टुकड़ों में बटे।
हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये सभी चाहते थे। मौलाना अब्दुल कलाम हमेशा चाहते थे कि हमारा हिंदुस्तान ना बटे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहे। माफ़ कीजिएगा। और वर्ष 1912 ईस्वी में इन्होंने उर्दू में एक पत्रिका निकाला जिसका नाम था अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया था, तो 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू हुआ था 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है परियोजना का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था 1986 ईस्वी में, इसी के अंतर्गत 1987 ईस्वी में किया गया। इसका प्रारंभ जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह था 1985 से लेकर 1990 के ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल माना जाता है। विद्यालय में अनाकर्षक वातावरण, अचूकीकार या पाठ्यक्रम, अपर्याप्त रूप से जो भवनों का पाठ सामग्री है, खेल सामग्री है, इन सभी में सुधार लाने का कार्य किया गया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के। कौन कौन समाज विद्यालय में है, ब्लैक बोर्ड है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, ये सभी लाया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आया था 1986 ईस्वी में, तो कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को चलाने की जो संकल्प लिया गया था। तो ये समझ जाइएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सीधा सीधी 1986 में विद्यालय में कौन सी कमी है उसको पूरा करने के लिए लाया गया था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन समझे सीखे कार्यक्रम के 20 अचूकों में से नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन करना। ये गलत बात है। सिर्फ पढ़ने के लिए भी सिखाना है, खेल कूद में भी सिखाना है, हर तरह के शिक्षा जो विद्यालय में होना चाहिए, सिर्फ लिखित ही आकलन नहीं करना होता है, ये गलत दिया हुआ है। यहाँ नहीं कह रहा है कौन नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है 17 नंबर में कह रहा है कि मेरा विद्यालय शीर्षक लेख राजू द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियाँ भी है। राजू के लिए कौन सी टिप्पणियाँ उचित होगी? टिप्पणी उचित होगी। तो 17 का देख लीजिए कौन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं जिसे अभ्यास द्वारा सुधारने की आवश्यकता है। लिखन शैली में अगर कहीं ग्रामेटिकल जो है एरर आ रहा है तो आप अशुद्धि उसको सुधार करते हैं अभ्यास के माध्यम से। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको। चलिए देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं, यानी इसका लेखक पूछ दिया है तो पॉले फेरे, इसका लेखक कौन है? पॉले फेरे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो है पुर्तगाल में लिखा गया था। पॉले फेरे शिक्षा शास्त्र जो लिखा गया था, ये उत्पीड़ों का शिक्षा शास्त्र पुर्तगाल में लिखा गया था, लेकिन 1968 ईस्वी में पहली बार यह स्पेनिश में भी प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक जो है लिखा गया था पुर्तगाल में लेकिन प्रकाशित हुआ था स्पेनिश में। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में क्वेश्चन में शिक्षक साथी हैं, किसका साथी हैं? तो है शिक्षण सहयोग संदर्शिका का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे तो आप कहीं भी आप कोई भी निजी स्कूल है वहाँ धार्मिक शिक्षा का अलाव नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। संविधान के में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक अपने भाषा अपने धर्म के जो जिस धर्म के व जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं उसको मानने का अधिकार है और स्वीकार करने का अधिकार है, और अपने भाषा में अपनी मातृभाषा में वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की संक्रिया एजेंसी या माध्यम नहीं है? नहीं कह रहा है। तो देखिए परिवार समाज में इससे जुड़ा हुआ है, विद्यालय भी समाज से जुड़ा है, धार्मिक संस्था भी समाज से जुड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन नहीं है, यह जो है अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर में इनमें से कौन सा आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है? तो मूलभूत तरीके में शामिल है शिक्षकों द्वारा आकलन, ये मूलभूत तरीका में शामिल नहीं है। 23 नंबर की बात करेंगे हम लोग। 23 नंबर में बने रहें हमारे साथ। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? गलत विकल्प आपको चुनना है।
तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चों को पहचान करना, केवल गलत दिया हुआ है, बाकी सब सही है इसमें। 24 नंबर में है बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? मातृभाषा का। अगर बच्चे अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो वो उसके लिए बेहतर है, बेहतर समझ पाएगा, अपने मातृभाषा में बेहतर कर पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है? उपेक्षा की जाती है। तो 25 का आंसर हो जाएगा जैविक। देखिए इनका मानना था वाइगोत्स्की का, लेव वाइगोत्स्की पूरा नाम है, जो रूस से संबंध रखते थे। इनका मानना था कि बच्चों में जो है विकास होता है सामाजिक और संस्कृति के आधार पर और भाषाई के आधार पर। ये तीनों बात कहा था, लेकिन जैविक के बारे में इन्होंने व्याख्या नहीं किए थे, तो इसीलिए है जैविक की उपेक्षा किए थे इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में है, जो आपका मैथ से संबंधित है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल जो है 14 है, उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए x + y बराबर आप लिख लीजिएगा, इक्वेशन से बना सकते हैं इसको 14, और दोनों का अंतर x - y बराबर 10। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, दोनों का x y को गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर रेडी हो जाएगा, 24 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। तो 31 से कौन कौन है अभाज्य संख्या? जैसे 1 है अभाज्य संख्या, 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, 5 है, 7 है। उसी प्रकार से 31 से कम होना चाहिए, यानी 29 तक। 29 तक लिख लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल करके सी चला आएगा। 27 का सी ए हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, 29 का ए हो जाएगा, ए 129 आ जाएगा 27 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है? तो देखिए 24 को विभाज्य करने का रूल यही बताता है कि उस संख्याओं का जो है योग 24 होना चाहिए। तो देखिए 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20 1 21 22 23, 24 25 26 27। 27 है, अर्थात जो 24 से विभाजित होगा वह 3 से भी विभाजित हो सकता है और 8 से विभाजित हो जाता है। तो इसका 6 3 9 और 9 1 10 6 16, इसका लास्ट वाला पद जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि 8 से 24 भी विभाजित हो जाता है और बाकी पूरा शब्द 3 से विभाजित होना चाहिए। तो टोटल 27 आया था तो 3 से विभाजित हो गया था, तो 24 हो जाएगा किससे किससे? 3 और 8 से। तो 3 और 8 से विभाजित हो जाता है ए वाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का ए। 29 नंबर में हम लोग चलते हैं, 29 नंबर में बात करते हैं हम लोग, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए 29 नंबर में आपका भी कहा गया है, मैथ का ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हाँ मैथ का है, किसी भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। तो 29 का देखिए सी से विभाज्य। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या लीजिएगा, 1 2 3, और इन तीनों को गुना कर दीजिए तो 2 एकम 2 और 2 3 6 आ जाता है। तो हमेशा किससे विभाजित होगा? 6 से विभाजित होगा। 29 के बाद आता है आप 30 में आइए। 30 में कह रहा है चौथा समानुपाती निकालिए। देखिए 1 2 3, तीसरा समान 3 तक दिया हुआ है, चौथा कह रहा है यहाँ पर क्या होगा? तो इसको बटा में कर दीजिएगा 5/8, है ना, और फिर 15/x कर लीजिएगा, चौथा अनुपात x मान लीजिएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके x का वैल्यू निकाल लेंगे आपका। तो x का वैल्यू आपका डी आ जाएगा 24। चलिए 264 का 60% किसके बराबर है, यानी समान है, किसके समान है? तो आप 31 का निकालेंगे, 1056 का 15% निकालेंगे तो जितना इसका आया आंसर उतना ही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक आदमी जो है 24 मीटर पूर्व दिशा में चलने पर पूर्व दिशा में गया 24 मीटर, ठीक है। उसके बाद 10 मीटर उत्तर जाता है, तो 10 मीटर उत्तर ऊपर हो गया, 10 मीटर उत्तर जाता है, दिशा में चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए यहाँ पहले था और पहुँच गया यहाँ, कह रहा है यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा? तो ये 24 है, ये 10 है, तो h निकाल लीजिए, कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर। 24 से 576 और 10 हैं 100 हो जाएगा, यानी 676। 676 किसका होता है? आपका 26 का स्क्वायर होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 26 मीटर हो जाएगा। चलिए एक आदमी है जो 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य निकाल दीजिएगा, इतना को हॉल वैल्यू के उलट के गुना कर दीजिएगा।
तो इसका आंसर 33 का आ जाएगा आपका डी, 1190 आ जाएगा। पहले प्राकृतिक यानी पहले 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, मतलब 1 से लेकर के 40 तक की संख्या का औसत निकालना है। तो औसत बराबर होता है फर्स्ट एंड लास्ट। 40 तक कितना जोड़िएगा, सबको टाइम लग जाएगा जोड़ने में, इसीलिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिएगा। 40 और 1 कितना हो गया 41, 41 को 2 से भागा दे दीजिएगा, आपका 21.5 आ जाएगा, 20.5 आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो किलोमीटर में उसकी चाल बराबर दूरी बटा समय कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 34 के बाद 35 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 36 नंबर में है ए बी मिलकर के 15 दिन में काम पूरा करता है, बी अकेले 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस काम को कितना दिन में करता है, घटा देना है, 1/15 कर देना है और घटा 1/20 कर देना है। तो यहाँ से करेंगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ से 15, 20 में से 15 गया तो कितना 5, और यहाँ पर कितना हो गया 20 15 में गुना कर दीजिए, 20 गुने 15, यहाँ से काटेंगे तो 20 पंतिया 15 3 आ जाएगा, 20 तिया 60 मानी 1/60 हो जाएगा। और इसका 1/60 ही पार्ट होगा, पार्ट का उल्टा हो जाता है दिन, तो 60 दिन हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो अब 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यदि इसकी आयत की परिमिति 48 है तो उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। एक आयत बना लीजिए और कह रहा है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक, मान लीजिएगा चौड़ाई x है तो लंबाई 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस कितना हो गया 2 हो जाएगा। और यहाँ परिमिति दिया हुआ है तो परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लिख लीजिएगा इधर और x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और फिर x का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो इसका लंबाई भी निकल जाएगा, चौड़ाई भी निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगा। और क्षेत्रफल होता है l इंटू बी, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 37 का सी आ जाएगा, 143 आ जाएगा। चलिए, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा होता है, तो एक दिन का कितना परसेंट होता है, परसेंट में निकालना होता है 38 का, क्योंकि 3 घंटे का कह रहा है ना, तो एक दिन में 24 घंटा होता है ना, तो 3/24 हो जाएगा, गुने 100 निकालिएगा, 12.5% इसका आंसर आ जाएगा। 12.5% नहीं दिया है, इसका आंसर डी चला जाएगा। एक घन में कितनी सतहें होती है, तो 6 सतहें होती है, आसान क्वेश्चन है 39 वाला में। चलिए 40 में चलते हैं। कहता है इतना 4500 में कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा, तो साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं, दर प्रतिशत पूछ दिया है तो 40 का बी हो जाएगा, आप लोग निकाल के देखेंगे इसको। 41 नंबर में चलते हैं। 41 का आपका देख लीजिए, कह रहा है अक्षर समूह से संबंधित नहीं हो जाए, ए हो जाएगा इसका आंसर, बना के देखेंगे आप लोग। 41 के 42 नंबर में हम लोग चलते हैं। 42 नंबर में देख लीजिए, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग, देख लीजिए। 42 नंबर में आपका कहा जा रहा है नीचे दिए गए आरेख में आरेख द्वारा संघों की सदस्यता प्रदर्शित करता है ना, प्रदर्शित की गई है तीनों संघ की सदस्यों की संख्या, मतलब तीनों में जो है कौन है, तो तीनों में देखिए 7 है जो तीनों गोला में है। एक वाला में भी देखिएगा, इसमें भी 7 आता है, इसमें भी, इसके अंतर्गत भी 7 आ जाता है और इसके अंतर्गत भी 7 आता है, तो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। चलिए, कैट को लिखा जाता है 320, देखो कैट सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20, तो लिख दिया है। उसी प्रकार से आप लिखेंगे एन का 14, एन का क्या हो जाएगा 14, 14 कहाँ है, इसमें भी सब में 14 है, 1 14 1 14 1 हो जाएगा, भी 22 हो जाएगा। 22 देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, बाकी दोनों कट गया है ना, इसमें है 22 हो गया, 22 के बाद फिर 9 हो जाएगा, 9 है इसमें, इसमें नहीं है 9, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका 43 का डी। 44 नंबर में चलते हैं। एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है, ये वाला क्वेश्चन आसान है, कई बार पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या पूछ दिया है। हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग थोड़ा सा।
तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा करे आपको, इधर से भी उसका 5वां स्थान है, मान लिया इधर से भी इसका 5वां स्थान है और इधर से भी इसका 5वां स्थान है, तो 5 जोड़ देंगे, लेफ्ट टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, 5 5 10 में से 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका 9 बच जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 9। चलिए कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसको गिन सकते हैं आप लोग। इसमें त्रिभुजों की संख्या 45 का है ना, हाँ 45 में त्रिभुजों की संख्या जो आ जाएगा आपका यहाँ पर दिया है 12 निकल के आएगा। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या 12 हो जाएगा। 12 देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है इसमें, चलिए देखिए यहाँ पर दिया है, इसमें 12 त्रिभुज हो जाएगा, बी हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा है उचित संख्या भरकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, पूरा करना है आपका। 46 में 1 है, 3 फिर 1 हो गया, मतलब इसमें से आप 3 में से 1 जोड़ दिए 4 हो गया, 4 में से 1 जोड़ दिए 5, 5 में से 1 जोड़ दिए 6 हो जाएगा। 1 जोड़ दिए तो 2 हो जाएगा, 2 जोड़ दिए तो 4 हो जाएगा, फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना जोड़ा 2 और फिर 4 4 तो 8, कितना हो जाएगा आपका 46 का सी हो जाएगा 7 हो जाएगा आपका 46 का सी। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर में, अब देखिए इसमें कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, ये वाला यहाँ पर प्रश्न सूचक जो दिखाई पड़ रहा है उसमें क्या होगा। तो पहले ये वाला स्टेप देखिए कैसे लाया है, 20, 4 का स्क्वायर कर दिया है 16 हो जाता है, 2 का स्क्वायर कर दिया है तो 4 हो जाता है, 16 4 कितना लिखा दिया 20। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, तो 81 9 90 हो जाता है। उसी प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं 3 3 9 और 2 दूनी 4 9 4 13, यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47 का सी हो जाएगा। 48 नंबर में चलते हैं, कह रहा है दक्षिण पश्चिम को उत्तर कर दिया जाए। मान लिया जाए कि ये डायरेक्शन है, ये दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम को कह दिया जाता है, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, मतलब ये नॉर्थ हो जाता है। तो कह रहा है उत्तर पूर्व को क्या कह देंगे, तो उत्तर पूर्व इधर रहेगा, उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे आप, 48 का भी दक्षिण कहेंगे, इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ के जो होता है अपोजिट में वो साउथ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर में। 49 नंबर में कह रहा है विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, तो बादल का वही संबंध किससे है। तो देखिए विचार जो आता है मस्तिष्क में आता है, तो बादल में क्या आता है, पानी आता है, ऑप्शन नंबर 49 का डी हो जाएगा। मस्तिष्क में विचार होता है तो बादल में पानी होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। रिक्त स्थानों को भरकर श्रृंखला को पूरा करना है आपको 50 नंबर में। देखिए इसमें करना है का 9 का स्क्वायर करना है और फिर 8 का स्क्वायर करना है, जोड़ देना है 9 9 81 और फिर 8 8 64, दोनों को जोड़ दीजिएगा और फिर 9 और 8 को जोड़ दीजिएगा, 9 8 17 भी उसी में जोड़ दीजिएगा तो आपका 162 आ जाता है। वही पैटर्न पर इसमें कीजिए करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों का जोड़ देंगे और फिर 13 और 8 भी जोड़ देंगे, तो आपका टोटल आंसर 50 का आपका सी हो जाएगा 248। तो इसी के साथ आपका 50 नंबर का जो है क्वेश्चन आज समाप्त हुआ है प्रीवियस ईयर का। कल भी चलेगा आपका, एक सेट पर डे चलता है, हो सके कि लेट हो सकता है लेकिन एवरीडे चलेगा आपका प्रतिदिन प्रीवियस क्वेश्चन, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। प्रीवियस क्वेश्चन पूरा करवा लेने के बाद हम फिर प्रैक्टिस सेट में लौटेंगे, जहाँ से आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आप पहले देखें उसे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।